मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने दो बैलों की कथा इस पाठ से 6 प्रश्न किए थे। आज हम प्रश्न नंबर 7 से लेकर आगे अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं सभी करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो सीधी सी बात यह है सरल शब्दों में कि ग्रामीण परिवेश में किसान या किसान किसी भी परिवेश का हो, पशुओं से खास तौर पर जुड़ा रहता है और इस संबंध को इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया है। मनुष्य पशु से और पशु मनुष्य से दोनों आपस में जुड़े रहते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं व्यक्त करते हैं। इस पाठ में है तो उत्तर में देखिए, दो बैलों की कथा का नामक इस कहानी में लेखक ने किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को भावनात्मक और आत्मीय रूप में दिखाया है। झूरी किसान है, वह अपने दोनों बैलों हीरा और मोती से विशेष लगाव एवं स्नेह रखता है। वह उनके चारे पानी का ध्यान रखता है। वह उन्हें अपमानित या दंडित नहीं करता है। गया के घर से भाग कर आने पर वह उन्हें गले लगा लेता है। इधर गया के साथ जो जा रहे बैलों के मन में भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि उन्हें बेच दिया गया है। वे हर मुसीबत का सामना करते हुए भी गया के घर आने को उत्सुक रहते हैं। बैलों पर एक और गया जहां अत्याचार करता है, वहीं दूसरी ओर छोटी बालिका उन्हें रोटियां खिलाकर उनसे स्नेह करती है और भावी संकट के प्रति उन्हें सचेत करती हुई उनकी रस्सियां खोल देती है। इस तरह कांजी हाउस में नीलाम होने के बाद जब हीरा और मोती घर लौटते हैं तो झूरी ही नहीं, उसकी पत्नी भी बैलों को माथा चूम लेती है। उनके आने से सबसे अधिक खुशी बच्चों को होती है, जिससे बैलों के प्रति उनके भावनात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है। तो प्रश्न नंबर 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो ये घटनाक्रम कांजी हाउस की है, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं को रखा जाता है, उनके साथ बदसलूकी होती है, खाने के नाम पर उन्हें सूखा चारा और उन पर अत्याचार किए जाते हैं। और उसी कांजी हाउस में हीरा और मोती नामक दो बैल भी नीलाम होकर के कसाई के यहाँ से खरीदे गए आए और उस कांजी हाउस की दीवार कच्ची थी। तोड़ने का प्रयास किया गया, हीरा और मोती ने तोड़ा भी उसको। जब दीवार को तोड़ा तो बहुत सारे पशु भागे, उन्हें आज़ाद करवाया। इसीलिए ये बात बोली गई है मोती के द्वारा। मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। मोती स्वभाव से उग्र जरूर है, परंतु दयालु भी है। स्वभाव से उग्र मतलब कठोर। मोती का स्वभाव परोपकारी है, वह कांजी हाउस में बंद जानवर की जान बचाता है। मोती सच्चा मित्र भी है, वह मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। मोती अत्याचार का विरोधी है, वह कांजी हाउस की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता की दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो ये पंक्तियां अलग अलग संदर्भ में आई हैं, इनका क्या अर्थ है ये हमने स्पष्ट करना है। पहला है, इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हीरा और मोती अपने विचारों का आदान प्रदान मूक भाषा में कर लेते थे। वे एक दूसरे की मन की बातें जान समझ लेते थे, यही उनकी सब पक्की दोस्ती का आधार था।
वे मूक भाषा में सलाह कर बड़े से बड़े संकट का हल खोज लेते थे। मनुष्य जो भी सभी जीवों में स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, उसके पास यह शक्ति नहीं है। इस मामले में वह पशुओं से हीन है। तो यहाँ पर पशुओं को मनुष्य से श्रेष्ठ बताया गया क्योंकि मनुष्य बोलकर भी एक दूसरे के दुख नहीं जान पाता कई बार, और पशु जो है मूक भाषा में है एक दूसरे के संकट, कष्ट, मुसीबत, तकलीफ जान लेते हैं। नेक्स्ट है हीरा और मोती के संदर्भ में कि उनकी एक रोटी से भूख तो क्या शांत होती होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इसमें हीरा मोती ऊंची कदकाठी वाले बैल थे, उन्हें पर्याप्त चारे के रूप में भोजन की जरूरत थी। वे गया के द्वारा दिया गया सूखा भूसा नहीं खाते थे। ऐसे में नन्ही बालिका द्वारा खिलाई गई एक रोटी से उनकी उदर पूर्ति कैसे होती, पर उन्हें प्रेम से उन्हें आत्म संतुष्टि अवश्य होती। इस संतुष्टि के भाव से वे प्रसन्न हो उठते थे। क्योंकि यहाँ पर एक बात और है, क्योंकि वो बालिका जो थी प्रेम की कमी महसूस करती थी अपने जीवन में, क्योंकि उसकी सौतेली माता का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था, और गया भी इन दोनों बैलों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करता था। तो वो बालिका इन बैलों की ऊपर होने वाले अत्याचार को समझती थी, इसलिए वो चुपके से 2 रोटियां ले आती, एक एक रोटी दोनों को खिला देती थी। तो बैल भी सूखा चारा छोड़ करके वो एक एक रोटी खा करके संतुष्टि अनुभव करते थे। प्रश्न नंबर 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि नंबर 1, गया पराये बैलों पर अधिक खर्चा नहीं करना चाहता था, क्योंकि गया ये बैल जो है अपने बहन के घर से लेके आया था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो सही उत्तर होगा इसका कि वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, क्योंकि हीरा और मोती अपने मालिक को छोड़कर कहीं और जाना ही नहीं चाहते थे, जो कि गया ले आया था जबरदस्ती उन बैलों को। तो इसलिए वो अपने मालिक के पास ही रहना चाहते थे, और उनका जो ऐसा व्यवहार था वो अच्छा नहीं लगा। प्रश्न नंबर 11 है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इस कहानी में क्या है कि इन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। शोषण कहाँ? कांजी हाउस में एक, तो दूसरा गया के घर, कि उनसे काम तो करवाया जाता था, लेकिन खाने के नाम पर सूखा चारा, पिटाई भी होती थी। तो इसलिए उन्होंने इन सब का विरोध किया, और विरोध करने के कारण इनको मार भी खानी पड़ी। तो अपने विचार प्रकट हम कर सकते हैं अपने शब्दों में। तो इसमें क्या है, हीरा मोती प्रिशर्मी और सहनशील थे, पर जब जब उन्हें शोषण का सामना करना पड़ा तब तब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, भले ही इसके लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया हो। हीरा मोती का शोषण उसी समय से शुरू हो जाता है जब वे गया के साथ पहली बार जा रहे थे। वे गया के साथ जाना नहीं चाहते थे, पर गया उन्हें बलपूर्वक ले जा रहा था। इस शोषण का विरोध करते हुए वे रात में उसके घर से भाग कर वापस आ गए। गया जब उन्हें दोबारा ले गया और हल में जोत दिया, तो इस शोषण का उन्होंने विरोध करते हुए कदम न उठाया। इससे गया ने दोनों की खूब पिटाई की। इससे क्रुद्ध मोती हल लेकर भागा, जिससे जुआ जोत सब टूट गए। गया के घर से पुनः भागते हुए वे सांड से भिड़कर शोषण का मुकाबला करने लगे। कांजी हाउस में बंद होने और वहां चारा पानी न मिलने के विरुद्ध उन्होंने भरपूर प्रयास किया और बाड़े की दीवार ढहाकर अन्य पशु को आजाद करा दिया। इसी तरह दड़ियल के साथ जाते हुए उन्होंने अपनी रस्सियां छुटाई और झूरी के थान पर आ पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। तो यहां तक आपने प्रश्न नंबर 11 तक की राइट करना है
क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हम अपने शब्दों में दे सकते हैं। ये राइट नहीं करना है आपने, महज आपने इस पर चिंतन मनन करना है। क्योंकि जब मुंशी प्रेमचंद जी लिखते थे तो यथार्थ लिखते थे, अपने समाज से जुड़ा हुआ लिखते थे। तो इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो उर्दू में लिखना शुरू किया। तो ये उस समय ब्रिटिश सरकार के जो सच्चाइयाँ थी वो सामने लाने का प्रयास अपनी कहानियों के माध्यम से करते थे। तो इनकी सोजे वतन नामक एक साहित्य सरकार ने जब्त कर लिया। उसके बाद इन्होंने हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना प्रारंभ किया। तो इन्होंने अपनी कहानियों में ऐसे ऐसे पात्र डाले जो संकेत दूसरी तरफ ले जाते कि भारतीय लोग उस समय आज़ादी के लिए संघर्षरत थे जब ये लिखा करते थे। 1880 में जन्म हुआ, 1936 में देहांत हुआ। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था। तो क्रांतिवीर अनेक नेता अपने संघर्ष जारी करते तो ये देखते उनको और लिखते। तो बैलों के माध्यम से ये भारतीय लोगों को भी दर्शाने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आप 13 में क्या देखते हैं? बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात ऐसे होते हैं जो बात को प्रभावी बनाते हैं। निपात बात को प्रभावी बनाते हैं कि वह आज जाएगा, वह आज जाएगा। तो कोई है वो आज जाएगा, लेकिन बात प्रभावी करने के लिए इसमें क्या लगा दिया कि वह आज ही जाएगा। तो ही निपात आ जाने से बात पक्की हो गई है, निश्चित होगी कि वह आज ही जाएगा, हर हाल में जाएगा। ठीक है। मोहन उसके साथ जाएगा। अब इस वाक्य में क्या है? मोहन भी उसके साथ जाएगा। तो इस प्रकार से ये निपात लगाकर वाक्यों को पुष्ट कर दिया जाता है। अब इस पाठ से क्या है? मैं तो अब घर भागता हूं, मैं अब घर भागता हूं। तो आकर के इसमें वाक्य मजबूत हो गया है। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी गले लगाने लगा। आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। तो ये 13 क्वेश्चन है आपके, जिसमें से आपने प्रश्न नंबर 11 तक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। वाक्य के प्रकार हैं यहाँ पे। 15 में मुहावरे हैं और 16 में क्या है कि पशु पक्षियों से संबंधित अन्य रचनाएं ढूंढकर पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये काम हम जब व्याकरण से ये चैप्टर करेंगे, वाक्य व्यवस्था के और मुहावरे के चैप्टर करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काम है, जिसको आपने प्रश्न नंबर 11 तक ही राइट करना है। Powered by PK*007. Powered by PK*007.